ओके, अच्छा ये बाहर जा रहा है। ओके, इसको थोड़ा सा क्या किया जाए। एक काम करें, बोर्ड को थोड़ा उधर करें क्या? Fine. Okay. So in the last class, what we have done, we have we have seen ISRS, and we try to figure out how bottom-up approach in C++ or rather object-oriented programming works. Not in C++, but rather object-oriented programming works. So we started by recognizing the names of the entity in the first iteration as the high-level data. Then we started figuring out what are the attributes within those entities. Then we started figuring out about the behavior. Then at the last, everything fits together for the collaboration, right? We know that in the problem statement, we try to strive for nouns to figure out the entities as well as the properties of the entities. We sometimes have encountered the situation where we see that the properties are itself a kind of entities, and sometimes whatever we write as an entity will turn out eventually to be the property at later understanding. ठीक है, तो वो सारे हमें चेंजेस को अकोमोडेट करना पड़ता है ओवर टाइम. ठीक है, whereas the behavior or the method or function what we call as are typically taken out from the verbs. ठीक है, correct. Coming back to the previous small application that we were working on, which is about geometrical shapes. So we in that we have seen encapsulation. We have seen what we mean by a class definition, which is nothing but a blueprint or a specification. ठीक है, and using this specification we can create as many number of objects as required at the runtime, and the objects occupy space in the memory. ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर फिजिकल है जैसे टेबल और चेयर है तो वो कमरे में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसी तरह अगर सॉफ्टवेयर में वो बन रहे हैं तो उसका मतलब वो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं. ठीक है, करेक्ट. अब इसमें देखिए, इसमें कौन सी ऐसी लाइंस हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, या कौन से टर्म्स हैं जो हमने इसमें डिस्कस अब तक नहीं किए हैं, वो जरा नोट करने की कोशिश करिए. इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, आईओस्ट्रीम सॉरी, इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये stdio डॉट एच की जगह हमने सी प्लस प्लस में इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के ऑपरेशंस के लिए इंक्लूड करा है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड. ठीक है, अभी अभी हम इसको रन करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपका देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपाइल्ड प्रॉपर्ली हो रहा है या कुछ चेक इसमें, लेट्स चेक. रन हो रहा है, राइट. अगर हम इसको हटा देंगे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिलीट कर दिया, अब क्या होगा, देखिए प्रॉब्लम आ रही है ना. सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप. सी आउट के लिए अगर हम इसको नहीं लगाते इस लाइन को तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी जगह हमने सी आउट सी इन इस तरह की चीज़ें यूज़ करी हैं उन सब जगह हमको क्या करना पड़ेगा, एस टी डी ऐसे ऐसे लगाना पड़ेगा, राइट. ये हर जगह लगा के हम पर देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो ये बेसिकली नेम स्पेस का रिप्रेजेंटेशन है कि जो आईओ स्ट्रीम में जो चीज़ें हैं जो इनपुट आउटपुट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, और भी कुछ चीज़ें जो हम यूज़ करेंगे लाइक स्ट्रिंग स्ट्रिंग. ठीक है, तो ये सारी स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर आती है. ठीक है, तो अगर हम या तो एक तरीका ये है कि हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस को ऊपर मेंशन न करें, तो बार बार हर चीज़ के साथ, हर सी आउट हर सी इन हर स्ट्रिंग के साथ एस टी डी प्रीफिक्स लगाएं. ठीक है, टू मेंशन दैट दे बिलोंग टू द स्टैंडर्ड नेम स्पेस. ठीक है, लेकिन अगर हम ये एक नहीं करना चाहते हैं, अभी देखिए कोड कंपाइल हो जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है अभी, एंड लाइन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप. ठीक है, एंड लाइन भी आपको वही दिक्कत है. फिलहाल के लिए मैं एंड लाइन हटा देता हूँ. ठीक है, अगर एंड लाइन में हटा दूँ तो ये एरर आपकी चली जानी चाहिए.
वरना इसके लिए भी सी आउट हमको करना पड़ेगा, अरे एसटीडी करना पड़ेगा, है ना। ऊपर भी है, अच्छा। Once we have removed everything, hopefully this should work now. ठीक है, चल रहा है, ठीक है। या तो हम हर जगह एसटीडी लगाएं, या फिर हम क्या करें, कोड को जैसा था वैसा छोड़ दें और हर जगह से एसटीडी हटा दें और एक लाइन ऊपर ऐड कर दें यूजिंग नेम स्पेस, तो हमारा कोड फिर सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। वरना जितनी भी चीज़ें हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर है, चाहे एंड लाइन हो, चाहे सी आउट हो, चाहे सी इन हो, चाहे स्ट्रिंग हो, सबके लिए हमें एसटीडी 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 हर बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरह का डिक्लेरेशन है पहले से कि इस तरह की जो चीज़ें जो तुम्हें न मिल रही हो, पहले स्टैंडर्ड नेम स्पेस में चेक करो, अगर वहाँ अवेलेबल है तो उसे रिजॉल्व कर लो, ठीक है। तो दिस इज जस्ट काइंड ऑफ डिक्लेरेशन। नाउ क्लास सर्किल, सर्किल नाम का क्लास हम डिक्लेयर कर रहे हैं, सर्किल को हम क्या बोलेंगे, हैं? हाँ, इट्स अ ज्योमेट्रिकल शेप, दैट्स करेक्ट। एंटिटी का डिस्क्रिप्शन है, एंटिटी का डिस्क्रिप्शन है, राइट। सिंपली सर्किल हो गया, या लेंथ हो गया, या वेड्थ हो गया, या कैलकुलेट एरिया हो गया, इन सब का मैं एक जनरल नाम अगर देना चाहता हूं तो क्या बोलूंगा इसका, ये सारे नाम है ना, चाहे वो फंक्शन के नाम हो, चाहे फील्ड का नाम हो, चाहे वो क्लास का नाम हो, बोलेंगे आइडेंटिफायर, जो आइडेंटिफाई करता है किसी चीज को। तो ये क्लास सर्किल जो है इट्स आइडेंटिफायर, ठीक है, एक नाम आपने दिया, इट्स एन आइडेंटिफायर। फिर चाहे वो क्लास का नाम हो, चाहे वो वेरिएबल हो, या कांस्टेंट का नाम हो यानी फील्ड हो, दोनों मिला करके, या फिर फंक्शन का नाम हो, इन जनरल इन सबको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर, ठीक, आइडेंटिफायर हो गया। तो सर्किल इज आइडेंटिफायर and that's of the type of a class, so we are declaring the class information public। अब ये देखिए पब्लिक के आगे ब्लॉक शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये इसके बाद जितना भी कोड है ये इस ब्लॉक के अंदर आ रहा है, यानी फ्लोट रेडियस भी पब्लिक ब्लॉक के अंदर है, फ्लोट कैलकुलेट एरिया फंक्शन भी पब्लिक ब्लॉक के अंदर है। अब जो पब्लिक है, एक्चुअली पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तीन चीज होती है, पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, सी प्लस प्लस में पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तीन चीज, तीन कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट में लिख दे रहा हूँ, पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। और ये क्या है, इनको हम बोलते हैं विजिबिलिटी स्पेसिफायर, ठीक है, या एक्सेस कंट्रोल भी बोलते हैं, विजिबिलिटी स्पेसिफायर भी बोलते हैं या एक्सेस कंट्रोल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी देखते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में से, इन तीनों में से हम पब्लिक और प्राइवेट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रोटेक्टेड के लिए कुछ और बैकग्राउंड की चीजें लगेंगी, जब वो कवर हो जाएंगी तब हम प्रोटेक्टेड को भी इंक्लूड कर लेंगे अपने डिस्कशन में, ठीक है। फिलहाल हम पब्लिक और प्राइवेट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट जो है ये दोनों क्या है, विजिबिलिटी स्पेसिफायर है ना, यानी स्पेसिफायर मतलब जिसके लिए कीवर्ड एग्जिस्ट करता हो, समथिंग जो स्पेसिफाई करता हो, ठीक है, किस चीज को, विजिबिलिटी को। विजिबिलिटी का मतलब, अब ये सर्किल क्लास है, रेडियस और कैलकुलेट एरिया दोनों को हमने क्या करा, इसकी विजिबिलिटी को हमने पब्लिक डिक्लेयर कर दी, इसकी विजिबिलिटी को पब्लिक डिक्लेयर कर दी, विजिबिलिटी स्पेसिफायर दोनों के लिए ही पब्लिक है, ठीक है। तो चाहे मुझे रेडियस को एक्सेस करना हो या कैलकुलेट एरिया को एक्सेस करना हो, और एक्सेस करने का मतलब मैं कह रहा हूं इस सर्किल क्लास के डिक्लेरेशन के बाहर, सर्किल क्लास की बॉडी देखिए यहाँ कर्ली ब्रेसेस से शुरू हो रही है, ये कर्ली ब्रेसेस से खत्म हो रही है, इसके बाहर, बाहर चाहे वो रेक्टेंगल क्लास के अंदर हो या फिर आपका मेन मेथड के अंदर हो, जो कि उस सर्किल क्लास से बाहर की बात हम कर रहे हैं, बाहर आ गए अब, ठीक है। कहीं भी हम आ जाएं, देखिए r1 डॉट लेंथ हमने यूज करा है, डॉट ऑपरेटर लगाया, r1 डॉट विड्थ, r1 क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस भी कहते हैं इसको, इंस्टेंस भी कहते हैं, r1 r2 ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, यानी दो अलग अलग मेमोरी स्पेस रेक्टेंगल क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में रिजर्व हो गई हैं, ठीक है।
और R1 के लिए लेंथ ऑफ वेट उसका अपना लेंथ ऑफ वेट की जगह अलोकेट होगी, R2 के लिए उसकी अपनी लेंथ ऑफ वेट की जगह अलोकेट होगी, है ना, क्योंकि दोनों दो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो मेमोरी में बन रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, पब्लिक विजिबिलिटी स्पेसिफायर का मतलब क्या है कि जिस क्लास के अंदर वो डिक्लेयर्ड है, चाहे वो फील्ड हो चाहे वो फंक्शन हो, उस क्लास के बाहर से किसी और क्लास में या मेन मेथड में कहीं भी जा करके हम उन फील्ड्स और उन फंक्शन को डॉट ऑपरेटर लगा के डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, या हमें वो उस जगह विजिबल होंगी, इसीलिए इनको विजिबिलिटी कंट्रोल भी कहते हैं और एक्सेस स्पेसिफायर भी कहते हैं। ठीक है, देखो R1 डॉट लेंथ करा मैंने, R1 के आगे उसकी फील्ड लेंथ पब्लिक है, तो एक्चुअली लेंथ ऑफ विड्थ किसकी है, ये रेक्टेंगल की फील्ड है, ये भी पब्लिक में है, राइट। देखो लेंथ ऑफ विड्थ पब्लिक है, कैलकुलेट एरिया यहाँ भी पब्लिक है, राइट, जैसे सर्किल में है। ठीक है, तो चाहे हम सर्किल के रेडियस की बात करें या रेक्टेंगल के लेंथ ऑफ विड्थ की बात करें, ठीक है, दोनों क्या है, पब्लिक है। तो R1 डॉट लेंथ को हमने डायरेक्टली यूज कर लिया, R2 डॉट लेंथ को डायरेक्टली यूज कर लिया, R1 डॉट विड्थ को डायरेक्टली यूज किया, R2 डॉट विड्थ को डायरेक्टली यूज किया, R1 के ऊपर कैलकुलेट एरिया को डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर लगा के, फर्क क्या है कि लेंथ फील्ड है तो इसके बाद फंक्शन वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा। कैलकुलेट एरिया फंक्शन है तो ये फंक्शन को इंडिकेशन हमारा ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट से लगता है, पैरेंथेसिस से लगता है, राइट, ये ब्रैकेट लगता है हमारा, राइट। C1 डॉट रेडियस, रेडियस क्या है, फील्ड है या प्रॉपर्टी है, तो सीधे C1 डॉट रेडियस कहेंगे, यानी सर्किल C1 जो ऑब्जेक्ट बना है जिसका नाम हमने C1 दिया है, उस रेफरेंस वेरिएबल पे, रेफरेंस वेरिएबल क्यों कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट तो मेमोरी में है, उसका एड्रेस ये रिफर कर रहा है, C1 उसका एड्रेस को होल्ड कर रहा है, राइट, तो ये उसको रिफर कर रहा है। C1 का मतलब ये नहीं है कि पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आकर के मौजूद है, यहाँ सिर्फ उसका एड्रेस है, रेफरेंस है, इसलिए इसको C1 को रेफरेंस वेरिएबल कह रहा हूँ, R1 को रेफरेंस वेरिएबल कह रहा हूँ, R2 को रेफरेंस वेरिएबल कर रहा हूँ। देखो टर्म्स को बहुत ध्यान रखो, जब आप इंटरव्यू दोगे ना तो आप क्लियर कट आपको पता होना चाहिए किस जगह क्या टर्म यूज करना है, वो तभी होगा जब आपको सुनने और कहने के हैबिचुअल होंगे, है ना, इंटरव्यू हो वाइवा हो सभी के लिए। ठीक है, उनको सही टर्म को आप कहने का, आप यहाँ कहें कि ऑब्जेक्ट पर मैं लेंथ कॉल कर एक्सेस करना चाह रहा हूँ, नहीं, R1 रेफरेंस वेरिएबल पे मैं लेंथ वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी R1 के लिए लेंथ वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करो, विच इज रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, सही टर्म आपका ये हो गया कहने का। ठीक है, C1 डॉट रेडियस मतलब C1 का जो रेडियस फील्ड है या प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं या रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, C1 डॉट कैलकुलेट एरिया, ठीक है, कैलकुलेट एरिया फंक्शन है किस पर, C1 रेफरेंस वेरिएबल पे। C1 किस चीज का रेफरेंस वेरिएबल है, सर्किल का, यानी कैलकुलेट एरिया फंक्शन जो है सर्किल में डिफाइंड है, तो सर्किल क्लास के अंदर जो डिफाइंड कैलकुलेट एरिया है वो किस पर कॉल कर रहे हैं, C1 नाम के रेफरेंस वेरिएबल पर, जो कि एक ऑब्जेक्ट को मेमोरी में रिफर कर रहा है, उस पर हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब जगह पे जो आपने देखा, ये हम उन वैल्यूज को रीड करने या प्रिंट करने का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इन वैल्यूज को हम चेंज करने का काम कर रहे हैं। तो एक्सेस का मतलब दोनों चीज होती है, ठीक है, रीड करना भी उसमें आता है और डाटा पे राइट करना भी आता है। डाटा के टर्म में अगर हम बात करें तो रीड भी हम कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं, दोनों ही हम काम कर रहे हैं, राइट। ठीक है, और वो तभी पॉसिबल है जब वो चीज विजिबल हो, यानी मेन में रेडियस, लेंथ, विड्थ, कैलकुलेट एरिया रेक्टेंगल का हो या कैलकुलेट एरिया सर्किल का हो, ये सारे आपके विजिबल हैं, विजिबल हैं, इसलिए ये कोड कंपाइल भी हो रहा है और आपको प्रॉपरली आउटपुट भी दे रहा है। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट है, अगर हम इसको पब्लिक की जगह प्राइवेट कर दें। देखो मैं रेक्टेंगल का नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सर्किल का कर रहा हूँ। ठीक है, सर्किल कर रहा हूँ, सर्किल में रेडियस को प्राइवेट कर दिया मैंने और कैलकुलेट एरिया फंक्शन को प्राइवेट कर दिया। तो अब जहां जहां मैंने रेडियस को डॉट ऑपरेटर लगा के यूज करा होगा या कैलकुलेट एरिया को डॉट ऑपरेटर लगा करके सर्किल के लिए यूज करा होगा, कैलकुलेट एरिया तो रेक्टेंगल में मौजूद है, सर्किल के लिए यूज करा होगा, उन उन जगह इसकी विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी आउटसाइड द क्लास, यानी इस क्लास के बाहर, इस क्लास के बाहर। ठीक है, इस क्लास के बाहर विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी और वो लाइंस कंपाइलेशन में फेल कर जाएंगी, हमें एरर मिलने लगेगी। यहाँ पर रन करके देख लेते हैं अभी किन किन लाइन में एरर मिल रही है हमको।
देखो लाइन नंबर 13, लाइन नंबर 13 कौन सी है? लाइन नंबर 13 है। सबको अच्छा नहीं नहीं ठीक है 33, लाइन नंबर 33 पे देखो, लाइन नंबर 33 है देखो, C1 डॉट रेडियस ये देखो, जहां हमने रेड ये रेक्टेंगल के R1 के लेंथ ऑफ वेट्स के लिए नहीं कह रहा है, ये C1 के रेडियस के लिए कह रहा है, क्योंकि रेडियस को मैंने आप प्राइवेट कर दिया, उसकी विजिबिलिटी अब उस क्लास की बॉडी के यानी कर्ली ब्रेसेस जो शुरू हो रहा है उसके शुरू होने से सर्किल के और सर्किल के कर्ली ब्रेसेस एंड होने तक की उसकी विजिबिलिटी है, उसके बाहर वो विजिबल ही नहीं है या उसके बाहर एक्सेसिबल भी नहीं है, तो उसके विजिबिलिटी स्पेसिफायर एक्सेसिबिलिटी स्पेसिफायर दोनों हम कहेंगे कि भाई प्राइवेट है, चाहे ये टर्म यूज करें चाहे वो टर्म यूज करें, ठीक है। तो उसके बाहर एक्सेसिबल अब नहीं है यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, करेक्ट। सिमिलरली और कहाँ एरर बता रहा होगा आपका, देखिए और आपका बता रहा होगा लाइन नंबर 35 पे, लाइन नंबर 35 में क्या है भाई, 35 है नहीं 42, सॉरी 42 पे, ये लाइन नंबर है, ये कैरेक्टर होगा मेरे ख्याल से, लाइन नंबर 42, लाइन नंबर 42 पे अगेन C1 रेडियस, ठीक है। लाइन नंबर 43 पे भी इसको दिखाना चाहिए, मेरे ख्याल से ये इतने ही पे दिखा के रुक गया है, अदरवाइज दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं 43 में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, इसको देखना चाह रहे हैं ना हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं कि इसको हम कहते हैं भाई पब्लिक, ठीक है, और हमें कैलकुलेट एरिया फंक्शन ही तो कॉल हो रहा है लाइन नंबर 43 पे, राइट। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं, कैलकुलेट एरिया प्राइवेट में चला गया, रेडियस पब्लिक में भी है, यानी रेडियस अब विजिबल रहेगा आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द सर्किल क्लास, वेयर एज सर्किल का कैलकुलेट एरिया जो है वो विजिबल नहीं रहेगा। तो अब जहां भी हम कैलकुलेट एरिया मेथड कॉल कर रहे होंगे सर्किल के ऊपर, उस जगह हमको कंपाइलेशन एरर मिलनी चाहिए और रेडियस से हट जानी चाहिए। देखो अब क्या बता रहा है, आपको दिखा रहा है फ्लोट सर्किल, ये जो डबल लाइन देख डबल कॉलम देख रहे हैं, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं इसको, यानी सर्किल क्लास का कैलकुलेट एरिया प्राइवेट है, क्या कह रहा है, फ्लोट सर्किल स्कोप रेजोल्यूशन कैलकुलेट एरिया इज प्राइवेट, यानी सर्किल क्लास का कैलकुलेट एरिया प्राइवेट है, ठीक है। तो ये एरर है, ये एरर है, ठीक है। तो विद इन दिस कंटेस्ट क्या रहा, C1 डॉट कैलकुलेट एरिया को इसी लाइन को बता रहा है, लाइन नंबर 44 अब पहुंच गई वो, ठीक है, क्योंकि एक लाइन पड़ गई होगी, हमने प्राइवेट कीवर्ड डाल रखा है ना, तब ये लाइन नंबर 44 पे ये चीज आ गई है, देखिए लाइन नंबर 44 पे आपको दिखा रहा है, राइट। तो पब्लिक और प्राइवेट दो एक्सट्रीम हो गए। पब्लिक का मतलब जिस भी फील्ड या मेथड को या फंक्शन को आपने पब्लिक डाल रखा है, पब्लिक ब्लॉक के अंदर डाल रखा है, वो उस क्लास के बाहर किसी और क्लास से या मेन मेथड से या कोई और अगर आप मेथड बना रहे हैं तो उससे एक्सेसिबल होगा यूजिंग द डॉट ऑपरेटर या विजिबल होगा, क्लियर हो गई बात। वेयर एज प्राइवेट का मतलब क्या हो गया, सिर्फ उस क्लास के अंदर ही विजिबल रहेगा। देखो आप सर्किल क्लास के अंदर रेडियस आप अगर इसको मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं प्राइवेट अगर कर देता, प्राइवेट कर दूं, राइट, इसको प्राइवेट कर दूं और लेट मी जस्ट रिमूव इट, ठीक है, और प्राइवेट होने की वजह से जितनी भी सर्किल पे हम जो भी चीज़ एक्सेस कर रहे हैं उन सबको हम हटा दे रहे हैं, कमेंट कर दे रहे हैं, ताकि उसकी वजह से जो एरर आ रही है वो एरर चली जाए, ठीक है। अब नहीं आएगी एरर, लाइन नंबर 43, हाँ इस पे भी इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो C1 डॉट रेडियस, C1 डॉट कैलकुलेट एरिया, जहाँ भी हमें मेन में कॉल हो रहा है उन सबको मैंने कमेंट में डाल दिया है ना। अब कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, इवन दो ये दोनों रेडियस और कैलकुलेट एरिया आपके प्राइवेट है, ठीक है। क्यों ऐसा मैंने दिखाना चाहा, क्योंकि कैलकुलेट एरिया के अंदर से रेडियस यूज हो रहा है आपका, ठीक है, यानी इस क्लास की बॉडी के अंदर विजिबिलिटी तब भी बाकी रहेगी प्राइवेट की भी, ठीक है, यानी ये मेंबर फंक्शन और ये वेरिएबल अब प्राइवेट हो गए टू दिस क्लास, ठीक है। इसी में मान लो हम कोई और एक मेथड लिख दें, से फॉर एग्जांपल फ्लोट
कुछ भी करें, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ही कर दिया मैंने, ठीक है, एक मेथड टेस्ट लिख दिया, ठीक है, और इसके अंदर हम कैलकुलेट एरिया मेथड को दोबारा से कॉल कर रहे हैं। अब बताओ क्या कंपाइलेशन एरर आएगी हमें पास? नहीं आएगी, क्योंकि कैलकुलेट एरिया फंक्शन भले ही प्राइवेट हो लेकिन इसी क्लास का पार्ट है, और उसी क्लास के अंदर दूसरा मेथड जिससे हम उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बॉडी के अंदर ही कोड लिखा गया है ना, तो इस बॉडी के अंदर आपका जब कोड लिखा जाएगा तो वो कंपाइलेशन में एरर हमको नहीं देगा। करेक्ट? हाँ, इनका क्वेश्चन है कि अगर मान लो हम कल फ्लोट टेस्ट को अगर हम पब्लिक कर दें, फाइन, भले ही रेडियस हमारा जो है वो प्राइवेट है, कैलकुलेट एरिया प्राइवेट है, टेस्ट के अंदर से कैलकुलेट एरिया कॉल हो रहा है, और फिर कैलकुलेट एरिया अंदर से रेडियस भी एक्सेस हो रहा है, तो क्या ये टेस्ट कॉल होगा? बिल्कुल होगा, होगा, बाहर से होगा, क्योंकि टेस्ट तो पब्लिक है ना, टेस्ट विजिबल है, और टेस्ट अपने अंदर से फिर देख रहा है बाकी चीजों को। टेस्ट के लिए परमिटेड है कि वो प्राइवेट कैलकुलेट एरिया को भी देख पाए और वो रेडियस को भी देख पाए, और बाहर के कोड के लिए यानी मेन मेथड के लिए परमिटेड है कि वो टेस्ट को देख पाए, राइट? तो विजिबल होगा, लगा के भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट एरिया की जगह हम एक काम करें, इसको अनकमेंट कर दे रहे हैं और यहाँ पे टेस्ट कर दे रहे हैं, राइट, इवन डॉट टेस्ट, करेक्ट। अब जाहिर सी बात है, इसके रेडियस 11 मैंने कर रखा है, वो 11 तो नहीं रहेगा, हो सकता है कुछ गार्बेज वैल्यू आए, ठीक है, जो भी आए देखते हैं। कोड कंपाइल हो रहा है ना, ठीक है, एरिया ऑफ C1 0 दे रहा है, ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू लेके इसने 0 लेकर के डिफॉल्ट वैल्यू उसने उसको 0 दे दिया, ठीक है, करेक्ट। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई? ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ हम जा रहे हैं, पब्लिक और प्राइवेट आपका क्लियर हो गया, प्रोटेक्टेड हम बाद में करेंगे, प्रोटेक्टेड मैंने बोला कि हम बाद में करेंगे क्योंकि उसके लिए कुछ कंसेप्ट और लगेंगे अभी, ठीक है, बता रहा हूँ, अभी उसी पे आ रहे हैं। प्राइवेट, ऐसे तो आपको समझ में आ रहा है ना कि प्राइवेट का क्या है, विजिबिलिटी कंट्रोल का मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, प्राइवेट रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है, पब्लिक उसको फुली ओपन कर दे रहा है ना, कि जहां से चाहो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, किसी भी क्लास के किसी भी मेथड के अंदर से या मेन मेथड के अंदर से जो क्लास का पार्ट भी नहीं है, कहीं से भी आप पब्लिक वेरिएबल को या पब्लिक फंक्शन या मेथड को डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकते हो। पब्लिक का मतलब ये हो गया, प्राइवेट का मतलब आप इस क्लास के बाहर जाके कहीं एक्सेस नहीं कर सकते। इस क्लास के अंदर टेस्ट मेथड था तो एक्सेस कर सकते थे, लेकिन इस क्लास के बाहर जाकर एक्सेस नहीं कर सकते, यही मतलब हुआ इसका, राइट? नाउ समथिंग, there is a principle, object oriented programming principle, that is called as data hiding। क्यों हम प्राइवेट पब्लिक की बात कर रहे हैं ये भी समझ में आ जाएगा, डेटा हाइडिंग, ठीक है, डेटा हाइडिंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। डेटा हाइडिंग का मतलब ये होता है कि अपने फील्ड्स को, क्लास के अपने फील्ड्स को आउटसाइड द क्लास एक्सेस के लिए आप रिस्ट्रिक्ट करें, ठीक है। अभी मैं आज ही डिफिनेशन बोल रहा हूँ। डाटा हाइडिंग का जो मतलब होता है उसका फर्स्ट पार्ट ये है, उसका फर्स्ट पार्ट ये है कि फर्स्ट पार्ट में बोल रहा हूँ इसको, restrict the member variables of the class, ठीक है, for accessibility या visibility दोनों कह सकते हैं, आउटसाइड द क्लास। एक काम ये करेंगे हम, क्या कहना चाह रहे हो फिर से बताओ मुझे? क्लास को नहीं प्राइवेट करेंगे हम, फील्ड्स को, फील्ड्स को प्राइवेट कर रहे हैं, हाँ। किस ब्रैकेट के अंदर? नहीं नहीं, कहाँ पे? यहाँ पे आगे तुम पॉइंट आउट कर दिखाना चाहो दिखा सकते हो, कहाँ पे कह रहे हो?
नहीं सोच लो, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। फिर अगर कुछ समझ में ना आए दोबारा से अगली बार पूछ लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे बताओगे ना कहाँ तुम कहना चाह रहे हो, तो मैं समझ में आएगा ना मैं क्या क्या रिस्पॉन्स करूँ तुम्हारा, ठीक है। तो डाटा हेडिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, सबसे पहले तो आपको ये करना है, फर्स्ट स्टेप जो करना है, नंबर 1 मैंने लिखा, रिस्ट्रिक्ट द मेंबर वेरिएबल्स ऑफ द क्लास फॉर विजिबिलिटी आउटसाइड द क्लास, यानी आउटसाइड द क्लास उसकी विजिबिलिटी को आप रिस्ट्रिक्ट कर दें, यानी विजिबल ना हो, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल। और प्राइवेट का मतलब हमने देखा, प्राइवेट रिस्ट्रिक्शन बहुत हाई है, क्लास के बाहर वो विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो फील्ड्स हैं उनको मैं प्राइवेट कर दूंगा, यानी रेडियस को मैं प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है। बट नॉट methods which needs to be accessed, but not methods, methods को नहीं कर रहा हूं मैं, मेथड्स अभी भी, टेस्ट को हटा दूं, टेस्ट की जरूरत नहीं है, टेस्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज करा था हमने। कैलकुलेट एरिया जो मेथड या फंक्शन है, इसको हमने पब्लिक कर दिया, इसको पब्लिक ही छोड़ा, यानी फील्ड्स को आप प्राइवेट करेंगे, मेथड्स को पब्लिक करेंगे, सिंपल से टर्म में। किसी किसी जगह पे हो सकता है आप मेथड्स को भी प्राइवेट करने की को चुने, ऐसा करें, लेकिन उसके लिए रीजन होगा, वो जब रीजन आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी अभी नॉर्मल सा रूल ये है कि सारे फील्ड्स को हम प्राइवेट डिक्लेयर कर दे रहे हैं, और जो फंक्शंस हमें दिख रहे हैं, फंक्शंस को हम पब्लिक कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये डाटा हाइडिंग हमारा अचीव हो रहा है, डाटा हाइडिंग अचीव हो रहा है। अब देखो मैंने ये कोड में चेंज करा है, ठीक है, सेम कोड में मैं चेंज यहाँ भी कर दूंगा। लेंथ ऑफ वेट्स क्या है, फील्ड है, यानी एट्रीब्यूट है, इसको मैं क्या करूंगा, प्राइवेट कर दूंगा। और कैलकुलेट एरिया फंक्शन है, कैलकुलेट पैरामीटर अगर लिखेंगे तो वो भी फंक्शन होगा, उन सबको हम क्या करेंगे, पब्लिक ब्लॉक के अंदर यानी पब्लिक डिक्लेयर कर देंगे, राइट। अब क्या ये कोड कंपाइल होगा, देखिए बताओ ठीक से, जो कमेंट है वो सारे मैं हटा देता हूँ, जो मैंने कमेंट कर रखे थे वो हटा के मैं कोड को वापस से अपने पुराने उस पर ले आ रहा हूँ, टेस्ट की जगह, बल्कि मैंने क्या करा, कैलकुलेट एरिया कर दिया, वरना क्या करेगा ये एरर देगा कि भाई टेस्ट फंक्शन नहीं है ना, कैलकुलेट एरिया फंक्शन है पास, ठीक है। अब बताओ क्या ये कोड कंपाइल करेगा, क्यों नहीं करेगा। R1 डॉट लेंथ यूज करा है हमने, R2 डॉट विड्थ यूज करा है, C1 डॉट रेडियस यूज करा है ना, चाहे वैल्यू को अलोकेट करने के लिए या वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, इस जगह वैल्यू को राइट कर रहे हैं 11 वैल्यू C1 पे, C1 डॉट रेडियस पे लाइन नंबर 40 में, और इस जगह पे हम उसकी वैल्यू लाइन नंबर 49 में प्रिंट कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ प्राइवेट होने की वजह से अभी हमने देखा कि पॉसिबल नहीं है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको इन फील्ड्स के लिए कंपाइलेशन मिलेगा, मेथड्स के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि मेथड्स हमने पब्लिक कर रखा है, देखो किसी भी मेथड के लिए नहीं कहेगा। फ्लोट सर्किल रेडियस, सर्किल का रेडियस, इसको प्रोपोजिशन ऑपरेटर डबल कॉलन, यानी पहले क्लास का नाम आया और क्लास का रेडियस इज अ फील्ड, ठीक है, इज प्राइवेट, तो आप उसको रेडियस के नीचे उसने कैप लगा दिया कि यहाँ पे एरर है, ठीक है, प्राइवेट कह रहा है इसको, तो यानी कुछ गड़बड़ है इसमें। C1 डॉट रेडियस इज इक्वल टू 11 आप यूज कर रहे हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। फ्लोट रेक्टेंगल लेंथ इज प्राइवेट, रेक्टेंगल की लेंथ फील्ड जो है वो भी प्राइवेट है, उसको भी आप डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। एंड सो ऑन, उसने कुछ दिखा के छोड़ दिया, बाकी सबके लिए भी एरर आएगा, जैसे जैसे हम रिजॉल्व करते जाएंगे बाकी के एरर शो करना शुरू कर देगा, राइट, ठीक है। ये ऑनलाइन आईडी है तो हो सकता है इसलिए भी लिमिटेड दिखा रहा हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये हुआ कि अगर हम डाटा हाइडिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो इन फील्ड्स की वैल्यू को हमें कुछ असाइन भी करना पड़ेगा, यानी चेंज करना पड़ेगा, और उन फील्ड्स की वैल्यू को कहीं ना कहीं हमें प्रिंट भी करना है, तो हम कैसे प्रिंट करें फिर, ये तो एक प्रॉब्लम आ गई ना। हाँ, कुछ हमें फंक्शन लगाना पड़ेगा जो रीड करने या राइट करने का, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं, रेडियस की वैल्यू में 11 राइट कर रहे हैं वैल्यू को, इनिशियली अगर 0 है तो उसको 11 कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे C1 डॉट लेंथ या R1 डॉट लेंथ में हम यहाँ वैल्यू को रीड करके प्रिंट कर रहे हैं, रीड करके प्रिंट कर रहे हैं, तो चाहे रीड ऑपरेशन हो चाहे राइट ऑपरेशन हो, दो अलग अलग ऑपरेशन हो गए, रीड ऑपरेशन अलग हो गया, राइट ऑपरेशन अलग हो गया। दोनों के लिए अगर हम मेथड या फंक्शन बना दें जो कि पब्लिक हो और वो इंटरनली क्लास के अंदर डिफाइंड है, पब्लिक मेथड है, और वो इंटरनली इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो इंटरनली तो अलाउ कर सकते हैं, जो कि प्राइवेट की विजिबिलिटी क्लास के अंदर है, राइट, कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें करना क्या चाहिए, हमको
यहाँ मेथड बनाना चाहिए, जैसे पब्लिक कैलकुलेट एरिया मेथड है, वैसे हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे। अगर रेडियस एक फील्ड है सिर्फ सर्किल के लिए, है ना, तो हम क्या करेंगे, दो मेथड, हर फील्ड के लिए दो मेथड बनाएंगे, हर फील्ड के लिए दो मेथड बनाएंगे। एक मेथड रीड करने का काम करेगा, एक मेथड राइट करने का काम करेगा, ठीक है। तो रीड करने का जो काम करेगा वो रीड करके वैल्यू को वापस देता है, रीड करके। तो मैं क्या कहूँगा, रेडियस किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, तो मैंने लगाया फ्लोट, ठीक है। गेट लिखा, गेट, और जो फील्ड का नाम है RADIUS, रेडियस लिख दिया। फंक्शन बनाया, इसकी बॉडी बनाई, और यहाँ पे मैं कहूँगा रिटर्न, रिटर्न। इसके अंदर से रेडियस में एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो फंक्शन है गेट रेडियस है, किसके अंदर है, सर्किल क्लास के अंदर है। तो इसके अंदर से रेडियस फील्ड को भले ही वो प्राइवेट हो एक्सेस कर सकता हूँ। और गेट रेडियस जो कि पब्लिक है, तो मेन मेथड से गेट रेडियस को एक्सेस करके रेडियस को प्रिंट कर सकता हूँ। ये रेडियस रिटर्न कर रहा है ना, तो जब रिटर्न करेगा तो वो प्रिंट कर देगा, राइट, करेक्ट। तो जहां पे मैंने रेडियस को यूज करा है प्रिंट करने के लिए, जैसे यहाँ पे मैं रेडियस की जगह क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा गेट रेडियस, और ये हो जाएगा फंक्शन, ये चेंज कर दिया मैंने, ठीक है, करेक्ट गाइस, क्लियर है, फाइन। अब जैसे रीड करने के लिए गेट रेडियस फंक्शन हमने लिखा है, वैसे इसको चेंज करने के लिए भी फंक्शन लिख दे। जब वैल्यू चेंज होगी तो वैल्यू हम फंक्शन को सप्लाई करते हैं कि इस नई वैल्यू से, फॉर एग्जांपल 11 से चेंज करो, ठीक है। रेडियस को पहले 0 था, अब 11 डाल दो, तो वो कुछ हमें वापस नहीं देगा, बल्कि चेंज करने के लिए पैरामीटर में हमसे वैल्यू लेगा, यानी हमें आर्गुमेंट में पास करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, वॉइड डाटा टाइप वॉइड, ठीक है। गेट की जगह आपकी मैं लिखूंगा सेट, सेट रेडियस, और यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट में मैं ऐड करूंगा, चूंकि रेडियस फ्लोट टाइप का है, यहाँ पे मैं फ्लोट कर दूंगा, फ्लोट DIUS रेडियस, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं रेडियस ना लिख करके R लिख रहा हूँ, आगे मैं रेडियस में चेंज करूंगा पर्पजली। फिलहाल मैं इसको R नाम से वेरिएबल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं डिस्टिंग्विश करना चाहता हूँ कि ये R जो है मेथड लोकल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू जाएगी किसमें, रेडियस में जाएगी। तो मैं अभी डिस्टिंग्विश करने के लिए, चीज को आसान रखने के लिए, मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ, रेडियस इज इक्वल टू R। इससे आप समझ रहे हैं कि पैरामीटर में R की वैल्यू जो रिसीव हो रही है, फॉर एग्जाम्पल 11 या 10 जो रिसीव हो रही है, उसको मैं रेडियस फील्ड में डाल रहा हूँ, और रेडियस को क्लिक करने पर देखो ये हाईलाइट हो रही है, राइट, रेडियस में चली जा रही है, राइट, दैट्स करेक्ट। तो जहां पे हमने वैल्यू को सेट करा है सर्किल के लिए, यानी इस लाइन में C1 डॉट रेडियस, इसकी जगह अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इस लाइन को हम कमेंट कर देते हैं, इसकी जगह हम लिखेंगे C1 डॉट सेट रेडियस, और 11 अब पास करेंगे उसके अंदर, सेमीकोलन, करेक्ट, फाइन। अब देखो सेम काम हमें करना है रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल की दो फील्ड्स है, लेंथ और विड्थ, तो कितने मेथड जनरेट होंगे, चार, चार, हर एक फील्ड के लिए दो मेथड, एक गेटर एक सेटर। इनको बोलते हैं गेटर एंड सेटर मेथड्स। क्या बोलते हैं, गेटर एंड सेटर मेथड। गेटर रीड करने के लिए, सेटर सेट करने के लिए, चेंज करने के लिए, ठीक है, या राइट करने के लिए, ठीक है, करेक्ट। तो अब हम वो सारे मेथड कहाँ जनरेट करेंगे, पब्लिक के अंदर। वो सारी मेथड की विजिबिलिटी क्या होगी, पब्लिक होगी। तो लेंथ के लिए पहले करते हैं फ्लोट गेट एल कैपिटल कर दिया, लेंथ, ये कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ जिसको कैमल केस बोलते हैं। इस कन्वेंशन को क्या बोलते हैं, कैमल केस कन्वेंशन, कैमल केस, है ना। कैमल का क्या होता है, मुंह होता है, उसके बाद उसका उठा हुड होता है, तो पहले जी स्मॉल हुआ, लेंथ का एल कैपिटल हो गया, है ना। इस कन्वेंशन को बोलते हैं कैमल केस कन्वेंशन, ठीक है। गेट लेंथ, इसमें क्या करेंगे, रिटर्न करना है, रिटर्न लेंथ, ठीक है। सिमिलरली एक और मेथड डिक्लेयर कर दे, गेट विड्थ, विड्थ, ठीक है। इसमें क्या रिटर्न करेंगे, विड्थ रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब सेटअप मेथड दोनों के डिक्लेयर कर देते हैं, void set length using camel case, ठीक है। और इसके अंदर पैरामीटर आना चाहिए, फ्लोट एल कर दे रहा हूं मैं, तो यहाँ पे लिखूंगा
length length is equal to l सेमीकोलन। सिमिलरली अगला मेथड क्या होगा बताओ, void set width, राइट। पैरामीटर क्या होगा, फ्लोट w फॉर एग्जांपल, ठीक है। और अब क्या लिखूं इसमें मैं, width इज इक्वल टू w, ठीक है। अब जहां जहां ये सारी चीजें यूज हुई हैं, यानी वेरिएबल्स का एक्सेस हुआ है और मेथड का एक्सेस हुआ है, वहां में चेंजेस करना पड़ेगा मुझे, है ना। अब क्या चेंजेस करूं मैं, r1 डॉट लेंथ की जगह क्या करूं, सेट, कंट्रोल सेट, एक काम करता हूं मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं, ठीक है। कमेंट करके इसके नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। मैं चेंज कर रहा हूं, r1 डॉट सेट लेंथ, और ये बनाया फंक्शन, और इसके अंदर वैल्यू क्या थी, 60 ना, 6 पास कर दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली इस लाइन को कमेंट कर देते हैं, r1 डॉट सेट क्या था, ये विड्थ था, राइट। वैल्यू क्या होगी इसकी बताओ, 10, सेमी कॉलम से टर्मिनेट हो गया, ठीक है। r2 डॉट लेंथ की जगह क्या करेंगे, r2 डॉट सेट लेंथ, ठीक है। वैल्यू क्या है इसकी, 11, और r2 डॉट विड्थ की जगह r2 डॉट सेट विड्थ, और वैल्यू कितनी थी, 14, करेक्ट। आ गई। और बताओ, और कहीं गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, गेट लेंथ होना चाहिए। यानी हम इसको क्या करें, स्मॉल लेटर से गेट लिखें, एल को कैपिटल कर दें और लेंथ को फंक्शन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। r1 डॉट गेट लेंथ, सिमिलरली r2 डॉट गेट लेंथ, ठीक है, करेक्ट। अब कोड कंपाइल होगा कि नहीं होगा बताओ, कुछ अभी कमी है इधर, वेट वेट में कमी है, राइट। हाँ, इसको गेट, गेट है ना, रीड कर रहे हैं ना, प्रिंट करने के लिए रीड कर रहे हैं, गेट विड्थ, कंट्रोल सी, ठीक है। लेट्स सी, आउटपुट भी सेम आना चाहिए, परफेक्ट, ठीक है भाई। अब इसमें इसको देख करके कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, डाटा हेडिंग क्या करना है समझ में आ गया। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप रिस्ट्रिक्ट द मेंबर वेरिएबल्स ऑफ द क्लास फॉर विजिबिलिटी आउटसाइड द क्लास बट नॉट मेथड्स व्हिच नीड्स टू बी एक्सेस्ड, एक तो ये हो गया। और दूसरा दूसरा स्टेप क्या हो गया, क्रिएट पब्लिक गेटर एंड सेटर्स, गेटर्स एंड सेटर्स, यानी गेट और सेट मेथड पब्लिक हम बना दिए। दो काम हमने कर लिया है, तो डाटा हेडिंग को हमने फॉलो कर लिया, इस प्रिंसिपल को फॉलो कर लिया। तो आइंदा से जो भी कोड आप लिखेंगे बिना डाटा हेडिंग को फॉलो किए नहीं लिखेंगे, चाहे आप सी प्लस प्लस में लिख रहे हो, चाहे आप जावा में लिख रहे हो, चाहे आप सी शार्प में लिख रहे हो, या इस जैसी किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हो, बिना डाटा हेडिंग फॉलो किए आप नहीं सीखेंगे। देखो सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सारी लैंग्वेजेस पे, सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे सिमिलरली एप्लीकेबल है, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। थोड़ी बहुत सिंटेक्स करने का तरीका चेंज होगा, लेकिन आपने एक बार कंसेप्ट सीख लिया है तो कंसेप्ट वही अप्लाई होगा, ठीक है, ठीक है। तो डाटा हेडिंग का मतलब क्या है, मेंबर वेरिएबल्स को प्राइवेट डिक्लेयर करो, उनके उनके लिए अब एक्सेस करने के लिए अब दिक्कत आ रही है, तो गेटर और सेटर बनाओ जो कि पब्लिक हो, सिंपल में, शॉर्ट में। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डाटा हेडिंग प्रिंसिपल, तो कहो कि एट द इम्प्लीमेंटेशन लेवल you have to declare all the member fields as private and create getter and setters for them which are public. This makes or this confirms the data heading principle, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें, the visibility restriction for the fields are private whereas the visibility restriction for the methods which are meant to access those private fields are public, again for the same getter and setter। मेरे कहने का मतलब वही getter setter के लिए, ठीक है। कई तरह से बात को घुमा के मैं कह रहा हूँ,
ठीक है। कई बार ऐसे भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे ना जो मल्टी एमसीक्यू में आते हैं, जिसमें एक ही चीज को अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से कहा गया है, आपको समझना पड़ेगा ये सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है अकॉर्डिंग टू द राइट डिफिनेशन, है ना। होते हैं ना क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना। हाँ। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनका क्वेश्चन है कि भाई अगर हम पब्लिक प्राइवेट नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है। ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। सर्किल के अंदर एक फील्ड इंट एक्स हमने डिक्लेयर कर दिया। नाउ दिस वेरीज फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट क्या होगा। अब ये एक्स क्या है, प्राइवेट है या पब्लिक है, ये तो किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है, लेकिन कुछ तो होगा, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड या प्रोटेक्टेड होगा, 3 विजिबिलिटी स्पेसिफायर है, कुछ तो होगा, है ना। या कंपाइलेशन एरर होगी। अगर नहीं है कुछ तो कंपाइलर बताएगा कि नहीं भाई कुछ डिक्लेयर करो, हम मानेंगे नहीं इसके आगे। इन चारों में से कोई एक बात होगी, पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, प्रोटेक्टेड होगा, या फिर कंपाइलेशन एरर होगी। इन 4 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन तो होगी होगी, है ना। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं क्या है। ठीक है, पहले कंपाइल करके देख ले क्या कंपाइलेशन में एरर आ रही है एक्स ऐड करने पर, जिसकी कोई हमने विजिबिलिटी नहीं दे रखी है। कोई एरर नहीं आ रही है, यानी कंपाइलेशन में एरर तो नहीं आ रही है। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड में से कोई एक चीज आ रही है। प्रोटेक्टेड को भी हम किनारे ही रखते हैं, पब्लिक और प्राइवेट को पहले टेस्ट करते हैं। अगर ये पब्लिक होगा बाय डिफॉल्ट, तो नीचे हमें मेन मेथड के अंदर डॉट एक्स को हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, तो वो कंपाइलेशन एरर नहीं देना चाहिए, यानी सी आउट C1, अगर सर्किल का इंस्टेंस वेरिएबल C1 है या रेफरेंस वेरिएबल C1 है, C1 डॉट एक्स करें तो वो एरर नहीं देगा अगर ये पब्लिक है तो, वरना वो एरर देगा। अब बताएगा कि ये प्राइवेट है, एरर में खुद बता देगा वो। राइट, करके देख लेते हैं। सी आउट C1 डॉट एक्स। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। क्या कह रहा है, सर्किल डॉट एक्स इज प्राइवेट, कह रहे हैं सर्किल डॉट एक्स इज प्राइवेट। आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया, सिंपल चीज है, ऐसे आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो सी प्लस प्लस में अगर आप कोई विजिबिलिटी स्पेसिफायर डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट है। सी प्लस प्लस में अगर कोई विजिबिलिटी स्पेसिफायर या एक्सेस कंट्रोल आप किसी फील्ड या फंक्शन दोनों के लिए ही अगर आप डिफाइन नहीं कर रहे हैं या दे नहीं रहे हैं, डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, वो प्राइवेट है। ठीक है, ठीक है। जावा में जाएंगे, वहां पे कुछ और है, वहां पे कुछ और है, जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो वो उसकी लैंग्वेज की अपनी चीज है। ठीक है, करेक्ट। तो इस कोड को देखकर कुछ भी आप लोग को क्वेश्चन नहीं आ रहा दिमाग में। इतना कुछ हमने जो करा, डाटा हेडिंग को पढ़ा है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा दिमाग में। सोचो तो, ध्यान दो, क्या क्यों वाली बात कुछ तो आनी चाहिए। क्या करें, गेट सेट ना करके। हाँ, चेंज करने के लिए। हाँ हाँ, इनके कहने का मतलब है जब कैलकुलेट एरिया हम कर रहे हैं तो यहीं पे हम फ्लोट रेडियस डाल दें, तब हमें ये फील्ड डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर जरूरत ही खत्म हो गई। जितनी बार फ्लोट कैलकुलेट एरिया कॉल हो रहा है उतनी बार रेडियस हम पास करेंगे, हर बार पास करेंगे, है ना। अब आप जरा इसको सोचो एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सर्किल बना हुआ है स्क्रीन पे आपके, ठीक है, और इधर ऑप्शन आ रहा है कैलकुलेट एरिया। सिलेक्ट करके आप उस सर्किल को सिलेक्ट करके उसकी बॉडी को सिलेक्ट करके कैलकुलेट एरिया बटन पे क्लिक करेंगे तो कैलकुलेट एरिया शो कर देगा, है ना। तो जहां से वो क्लाइंट कोड से कॉल होगा हर बार वो रेडियस की वैल्यू को पैरामीटर में पास करेगा। हालांकि रेडियस की जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन है, सर्किल को हम डिफाइन ही करते हैं, सर्किल हैज अ रेडियस, सर्किल हैज अ रेडियस। ठीक है, आप फिर वापस जाकर के घूम फिर के प्रोसीजर वे में जा रहे हैं। फिर जब भी हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तो हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हर चीज ऑब्जेक्ट के अराउंड ओरिएंट हो रही है।
और ऑब्जेक्ट का मतलब डाटा है, ठीक है। तो डाटा हमारे लिए फोकस की चीज है। हम बार बार क्यों पास करें रेडियस को, जितनी बार हम कैलकुलेट एरिया फंक्शन कॉल करें, है ना। वो खुद ऑलरेडी क्लास के अंदर स्टोर्ड है वो चीज, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर, सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड है वो चीज, क्लास के अंदर नहीं, क्लास स्पेसिफिकेशन होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर रेडियस स्टोर्ड है। C1 के लिए अलग स्टोर्ड है, C2 के लिए अलग स्टोर्ड है, C3 के लिए अलग स्टोर्ड है। जितने हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे C100 तक बनाएंगे, 100 ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग स्टोर्ड होगा। अब हम मेन मेथड में जाएंगे, हम क्या याद रखेंगे कि C1 का रेडियस हमने ये दिया था, तो C1 डॉट कैलकुलेट एरिया इक्वल टू 10 पास कर रहे हैं, C2 डॉट कैलकुलेट एरिया इक्वल टू 15 पास कर रहे हैं, C3 डॉट कैलकुलेट एरिया 100 पास कर रहे हैं। C100 तक हम याद रखेंगे क्या? नहीं याद रख सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है, उसको वहीं से पिक करने दो। कैलकुलेट एरिया फंक्शन को पता है कि मुझे रेडियस कहाँ से उठाना है, उठाएगा वहां से मेमोरी लोकेशन से, ठीक है। हम क्यों उसको याद रखें, हम क्यों अपना बर्डन लें, अपना काम क्यों बढ़ाएं? कोड आपका सिंपल हो रहा है ना, ठीक है। तो ये चीज नहीं करना है, ठीक है। ये चीज हमें इस केस में नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब है कि पैरामीटर हम यूज नहीं करेंगे, पैरामीटर यूज कर सकते हैं, लेकिन इस केस में नहीं करना है अभी। आपको क्या बताया, इनकैप्सुलेशन की डिफिनेशन ही बताई थी कि इनकैप्सुलेशन इज नथिंग बट पुटिंग टुगेदर the fields and the operations or the methods or the functions which operate on those fields, उन्हीं fields की बात कर रहे हैं, into one unit is called as encapsulation, into one unit, and that unit is the class declaration of the circle class। ये तो है ना बात, एक यूनिट में हम डाल रहे हैं, राइट गाइस, क्लियर हो रही बात? इसी को इनकैप्सुलेशन बोल रहे हैं। इनकैप्सुलेशन में डाला ही इसलिए था, जैसे आपको मैं सबसे पहली क्लास में मैंने शायद आपको एग्जांपल दिया था लाइब्रेरी का, ऑर्गेनाइजेशन वाली बात करी थी कि अगर एक रूम में बहुत सारी किताबें पढ़ी हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लाइक सी प्रोग्रामिंग, जहाँ बहुत सारे फील्ड्स डिक्लेयर कर रहे थे। कभी आप लेंथ रेक्टेंगल 1 R1 कर रहे थे, लेंथ R2 कर रहे थे, वेड्थ R1 वेड्थ R2 कर रहे थे, फिर उसका लेंथ R3 कर रहे थे। इस तरह मतलब कंफ्यूज होते जा रहे थे, बहुत सारी चीजें ऐड करते जा रहे थे, अनऑर्गेनाइज। यहाँ पे क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, राइट, लेंथ ही है, वेड्थ ही है, R1 डॉट लेंथ, R1 डॉट वेड्थ, R2 R1 R2 से आप पहचान रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को, है ना, रेफरेंस वेरिएबल से आप ऑब्जेक्ट्स को पहचान रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट तक पहुंच रहे हैं। बात क्लियर हुई? तो ये शेल्फ में ऑर्गेनाइज करने जैसी बात हो गई, ठीक है। सर्किल के मतलब की जितनी चीजें हैं वो सर्किल क्लास के अंदर ही डिफाइंड होंगी, रेक्टेंगल के अंदर वो चीज नहीं मिलेगी, करेक्ट, ठीक है, क्लियर है? एनीथिंग दैट इज कमिंग टू योर माइंड? स्पेसिफिकली डाटा हाइडिंग प्रिंसिपल और जो पब्लिक प्राइवेट वाला गेम करा है हमने, इसके बारे में कोई क्वेश्चन आना चाहिए था दिमाग में, क्यूरियोसिटी एक आनी चाहिए थी। कभी कभी कोई बैच के स्टूडेंट पूछ लेते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी उतना नहीं सोच पाते हैं तो मैं फिर बताना पड़ता है मुझे। ये किताब में नहीं मिलेगा, ये किताब में नहीं मिलेगा आपको। क्वेश्चन ये है कि हमने गेटर और सेटर पब्लिक क्यों डिक्लेयर करें या क्यों डिफाइन किए, डिक्लेयर ने डिफाइन किए, क्यों डिफाइन किए? क्योंकि वैल्यूज को, फील्ड्स को प्राइवेट कर दिया था, उनको अब एक्सेस करने की प्रॉब्लम थी, एक्सेस हमें करना था तो हमने एक्सेस कर लिया। फायदा क्या मिला? पहले भी तो डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस ही कर रहे थे भाई, है ना। अब उल्टे नाक घुमा के पकड़ रहे हैं, मेथड भी डिक्लेयर करो ऊपर से। अब उन मेथड्स को कॉल करो, क्यों मेथड्स को कॉल करे भाई, दो चार लाइन कोड में एक्स्ट्रा क्यों लिखे, है ना, पहले ही ज्यादा बढ़िया था। एक मिनट जी, हेलो, किसका? जीमेल से करिए, मेरे जीमेल से, इट्स मी एट 1980, मेरे ख्याल से DS होना चाहिए, हाँ DS होगा या 81980 होगा, इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। डीप सीक, ठीक है, मैं क्लास में हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में फिर मैं कॉल करता हूँ। नहीं स्लो तो नहीं होगा, देखो ये कह रहे हैं कि दो फंक्शन एक्स्ट्रा हो गया तो क्या कोड स्लो हो जाएगा? नहीं,
कोड स्लो इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो कोई भी फंक्शन पिक्चर में आता है तो वो स्टैक में जाता है, यानी जब कॉल हो रहा है और एक टाइम में एक ही फंक्शन चलेगा, है ना? तो अगर हम गेट रेडियस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं रेडियस को रीड करने के लिए, तो कैलकुलेट एरिया फंक्शन के अंदर नहीं है वो। तो गेट रेडियस फंक्शन का पहला स्टेटमेंट रिटर्न रेडियस जो है स्टैक में जाएगा, वो स्टैक में जाएगा, है ना? तो एक बार में एक ही स्टेटमेंट आपका रन हो रहा है, सीपीयू के लोड पे कोई इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है उससे, ठीक है? सिंपली वो स्टैक में जा रहा है, वहां से कह रहा है कि भाई मेमोरी में जाके फील्ड को एक्सेस कर लो। अगर हम डॉट ऑपरेटर लगा दें तब भी जाके हम मेमोरी से रीड करते हैं, है ना? तो ना तो इस पे मेमोरी पे कोई एक्स्ट्रा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ना आपके सीपीयू साइकिल पे कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि डेवलपर के लिए तो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, डेवलपर को मेथड लिखने पड़ रहे हैं, है ना? फील्ड स्पेसिफिक रिटर्न हो गया, उसमें डॉट ऑपरेटर आगे वैसे ही हो रहे थे, डॉट ऑपरेटर तो बल्कि और स्पेसिफिक वाली बात हो रही है। डाटा सिक्योर रहेगा, चलो किससे सिक्योर रहेगा ये बताओ? मतलब डेवलपर से सिक्योर रहेगा, है ना? अभी डेवलपर चाहेगा इसको डायरेक्टली C1 डॉट रेडियस एक्सेस करना तो एरर मिल जाएगा उसको, उसको समझ में आ जाएगा ऐसा मुझे नहीं करना है ना? हमें गेट C1 डॉट गेट रेडियस कॉल करना है, राइट? यही तो हो रहा है ना, घूम फिर के वहीं आ रही है ना बात। तो क्यों कॉल करनी है भाई गेट रेडियस? जब C1 डॉट रेडियस से काम हो रहा था तो C1 डॉट गेट रेडियस हमें क्यों चाहिए फिर? कोई फायदा मिल रहा हो तो समझ में आता है, फायदे के बारे में सोचो ना। भाई इतनी सारी कहानी मैंने बता दी, नाक घुमा के पकड़ लिया, तो नाक घुमा के पकड़ने से कुछ फायदा होना चाहिए ना भाई। सीधे ही पकड़ रहे थे पहले सीधे ही पकड़ रहे थे ना। अब खामखा मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं, मेथड के थ्रू जा रहे हैं रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, क्यों कर रहे हैं भाई ये सब काम? है, सभी कुछ पब्लिक रहने देते, प्राइवेट कीवर्ड की जरूरत ही नहीं थी फिर। कुछ तो मतलब होगा ना इसका, क्या लग रहा है, क्या दिमाग कहाँ जा रहा है, क्या वजह हो सकती है? यहाँ तक बात सही है कि वो सिक्योरिटी के लिए है, ताकि डेवलपर अगर कोई मेंबर वेरिएबल आपका प्राइवेट है तो उसको बिना मेथड एक चैनल बन गया, उस चैनल के थ्रू गए बिना उसको एक्सेस ना कर सके। लेकिन ये चैनल फिर क्यों जरूरत है, इस चैनल की जरूरत क्यों है? चैनल बना रही है, एक इंटरफेस बना ना, जैसे आप अगर आप मेन बिल्डिंग में फीस जमा करने जाते थे पहले बच्चे, तो फीस काउंटर अलग बना होता है, पूरे अंदर लोग बैठे पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ काउंटर से ही उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट? एक तरह से इंटरफेस हो गया ना, तो मेथड इंटरफेस हो गया एक तरह से, जिससे आप उन फील्ड को रीड या राइट कर सकते हैं जो कि प्राइवेट डिक्लेयर्ड है, डाटा आईडी को फॉलो करते हुए। पर इस इंटरफेस की जरूरत, इस चैनल की जरूरत ही क्यों है एक्सेस प्लेस? क्यों वाला सवाल हमेशा आना चाहिए, है ना? जैसे इनके दिमाग में आया भाई डिफॉल्ट क्या होगा, अगर हम प्राइवेट पब्लिक कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रहे तो कोई वेरिएबल या फंक्शन को, तो क्या होगा करके हमने देख लिया। देखो सिंपल सा रीजन इसका एक है, अब ये बताओ इन फील्ड्स को एक्सेस करने वाला क्लाइंट कोड कितना ज्यादा है, दिख रहा है? ये क्लाइंट कोड है ना, मेन के अंदर जो क्लाइंट कोड है इसको क्लाइंट कोड बोलते हैं, जो इन क्लासेस को यूज कर रहा है, मतलब क्लासेस इनके लिए यूज करने की चीज है, जिसको यूज करने कौन यूज कर रहा है, क्लाइंट यूज कर रहा है, यानी मेन फंक्शन यूज कर रहा है, या किसी भी क्लास के अंदर से कोई और फंक्शन है जो किसी और क्लास के फंक्शन को या वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, तो वो जगह उसके लिए क्लाइंट कोड बन जाएगी, है ना, यूज करने वाला क्लाइंट कोड। तो क्लाइंट कोड में बहुत सारी लाइन आपको दिख रही हैं जो एक्सेस कर रही हैं, और जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनेंगे, से फॉर एग्जांपल मैंने 1000 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, तो ये क्लाइंट कोड कितना ज़्यादा होगा, क्लाइंट कोड कितना ज़्यादा होगा, करेक्ट? अब मान लो कि ये सब जो हमने मेथड्स लगा रखे हैं, ये मेथड्स नहीं होते हैं, सिर्फ डॉट ऑपरेटर लगे होते हैं। C1 डॉट सेट रेडियस की जगह C1 डॉट रेडियस इज इक्वल टू 11 लिखा होता है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है ना? और 11 की जगह मैंने निगेटिव वैल्यू पास कर दी और जीरो पास कर दी, जीरो ही पास कर दी। क्या किसी सर्किल की का रेडियस जीरो हो सकता है? सर्किल ही नहीं बनेगा, तो पॉइंट बन जाएगा ना, नहीं बनेगा, सर्किल की डिफिनेशन पूरी नहीं हुई, है ना? फाइन।
तो हम वो एरर यहाँ पे आउटपुट पे नहीं शो करेगा, वो आपका लॉजिकल बग हो गया। कंपाइलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो लॉजिकल बग हो गया। ठीक है, रिजल्ट में आपकी गड़बड़ी आ गई फिर, है ना, रिजल्ट में गड़बड़ी आ गई। अब मान लो एक लेटर पीरियड ऑफ टाइम पता चला कि भाई ये गड़बड़ी आ गई है, कि रेडियस को कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या कर रखा है, हमने C1 डॉट रेडियस यूज नहीं करा है, कहा जाएगा C1 डॉट सेट रेडियस यूज करा है। चाहे कितने भी सारे हमारे पास क्लाइंट कोड हो, हर जगह हमने इस यूनिफॉर्मिटी को फॉलो करा है कि हम गेटर और सेटर के थ्रू ही एक्सेस किया है हमने। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस प्रॉब्लम को जब हमें पता चला तो हम क्या करेंगे, सेट रेडियस में जाएंगे, सेट रेडियस मेथड में रेडियस के जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंडीशन लगा देंगे जिसको बोलते हैं वैलिडेशन। ठीक है, इफ r इज ग्रेटर देन 0, उस कंडीशन में तो ये करे रेडियस r इज इक्वल टू r, 0 से बड़ा है तो सर्किल के रेडियस को जो वैल्यू आ रही है 1 आ रही, 2 आ रही, 3 आ रही, उसको डाल दो। अदरवाइज एल्स, एल्स इफ एल्स कंडीशन है ये, इफ के केस में ये काम हो रहा है, एल्स के केस में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एरर दे दिया, एरर वैल्यू ऑफ रेडियस could not be less than 1, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखो, भले ही अगर मैं इसको यहाँ पर मैंने गलती से यहाँ पे भी मैंने -11 कर रखा होगा, है ना, तो एरिया तो निगेटिव आ नहीं सकता। अब इसके आपसे एरिया निगेटिव आ जाएगा, है ना। तो हमारा वैलिडेशन काम क्या छूट गया है, अच्छा कहाँ छुटाई सेमीकोलन, यहाँ पे है, एंड लाइन भी कर देता हूँ इसको। ठीक है, एरर वैल्यू ऑफ रेडियस कुड नॉट बी लेस देन 1, है ना। ये एक बिजनेस लॉजिक में एरर थी जिसके लिए मैंने वैलिडेशन कब लगाया, बाद में, जब मुझे उसकी प्रॉब्लम का बग का, बिजनेस का लॉजिकल बग का पता चला, बाद में लगाया। लेकिन वो हम लॉजिक लगाने की वजह से हमारा कोई भी क्लाइंट कोड जो है, ये क्लाइंट कोड जो है, इसको हमें अगर C1 डॉट रेडियस होता तो अब हम ये बिना मेथड लगाए बिना हम ये वैलिडेशन नहीं लगा सकते थे, तब हम नए सिरे से मेथड लिखना शुरू करते। अब जब नए सिरे से मेथड लिखना शुरू करते तो हर जगह हमको फिर C1 डॉट रेडियस की जगह C1 डॉट सेट रेडियस करना पड़ता, है ना। जितने भी हमने फंक्शन कॉल कर रखे हैं लेंथ ऑफ वेट्स के लिए, उन सब के लिए वैलिडेशन के लिए हम मेथड लगाते हैं, उन सब के लिए वैलिडेशन में हमें लगाने के लिए मेथड लगाते हैं। उन सब की जगह क्लाइंट कोड पे हमको डॉट ऑपरेटर हटा करके फील्ड को डायरेक्टली एक्सेस करने के बजाय मेथड के थ्रू हमको पास करना पड़ता। तो कोड हमारा दो जगह से ब्रेक होता, एक तो सर्किल क्लास के अंदर से तो ब्रेक हो ही रहा है, एक और कहाँ से ब्रेक होता, क्लाइंट कोड से ही ब्रेक होता। अभी क्या हो रहा है, क्लाइंट कोड में अगर एरर आ रही है ना, यहाँ हमें माइनस पहुंच गया किसी तरह से, क्रीप कर गया, तो एरर आई तो हमने ब्रेक कहाँ कोड किया, सिर्फ सर्किल क्लास के अंदर कोड को ब्रेक करा, यहाँ पे वैलिडेशन लगा दिया। लेकिन क्लाइंट कोड में हमारा कोड ब्रेक नहीं हुआ, यानी क्लाइंट कोड में कोड चेंज नहीं हुआ। तो चेंज जो है वो कम हो गया ना, जो ऑलरेडी कंपाइल्ड यूनिट्स हैं उनका चेंज कम हो गया। अभी दो जगह चेंज करना था, अभी एक जगह चेंज हो रहा है। और जब पूरा एप्लीकेशन बनेगा तो ऐसे क्लाइंट कोड 1000 जगह होंगे, तो आप एक जगह चेंज करना पसंद करोगे या 1000 जगह जाके चेंज करना पसंद करोगे, एक जगह चेंज करना पसंद करोगे ना। तो पहले से आप डिफेंसिव हो गए, आपने प्रोटेक्शन ले लिया कि इन फ्यूचर अगर मुझे कोई वैलिडेशन लगाना पड़ा तो आई एम सर्टेन कि ये इसी मेथड के थ्रू ही कंट्रोल जा रहा है, हमारा रीड और राइट हो रहा है। तो चाहे रीड में हमें वैलिडेशन लगाना पड़े, चाहे राइट में वैलिडेशन लगाना पड़े, हम उस जगह लगा देंगे। क्लाइंट कोड हमारे 1000 जगह लिखे हो, उनमें ऑलरेडी हर चीज एट प्लेस है, मेथड के थ्रू है, वो वैसे ही कॉल करते रहेंगे और कोई चेंज नहीं आएगा उनमें, उनकी कंपाइलेशन ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, हो सकता है एक बार में आपको समझ में ना आई हो, आपको लेक्चर रीड करना पड़े। ठीक है, फिर ना समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना। कितने लोग अभी समझ में आ रही है बात मेरी जो कह रहा हूँ, हाँ बोलो। वहां भी लगा सकते हैं,
देखो अगर हमने फिलहाल देखो कैलकुलेट एरिया का जो टोटल डिपेंडेंसी है वो रेडियस पर है। अगर रेडियस सही है तो कैलकुलेट एरिया गलत रिजल्ट नहीं दे सकता, है ना? तो अभी फिलहाल के लिए तो ये हो गया, लेकिन ऐसी कोई फंक्शन हो सकता है जो कई सारे काम कर रहा हो, है ना? कई सारे इक्वेशन में कई सारे फील्ड्स को यूज कर रहा हो, ठीक है? तो उसकी जो अल्टीमेट रिजल्ट आना चाहिए, अगर हमें एश्योरिटी है कि ये रिजल्ट इससे कम या ज्यादा नहीं आने चाहिए, तो उसमें भी लगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन पहले लेवल की प्रोडक्शन तो आप ग्रेटर सेंटर से आप दे ही चुके हैं, और ये हर फील्ड के लिए होगी, तो जाहिर सी बात है जहां जहां आप दे रखेंगे हर जगह से वो चीज डाटा जब आएगा तो अपने वैलिडेट होकर के आएगा वो कैश, ठीक है? आप ऐसे समझो आप एक फॉर्म फिलअप कर रहे हो, फॉर्म फिलअप कर रहे हो अपना एडमिशन के लिए, एज आपको 24 इंटर करना है, गलती से -24 कर दिया। अब अगर वैलिडेशन नहीं लगा है तो वो डाटाबेस में से चला जाएगा। वहां जो आप वैलिडेशन देखते हो ना कि जैसे ही आपने सबमिट किया फौरन के फौरन आ गया, वो वहां पे जावा स्क्रिप्ट यूज करके उन्होंने वैलिडेशन लगा रखा है जो क्लाइंट साइड के लिए है, और ये जो वैलिडेशन है ये सर्वर साइड के लिए है, यानी कंट्रोल जब सर्वर साइड पे आएगा इस जगह पे सेकंड प्रोटेक्शन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है, आज के लिए यार, ओके, ठीक। लेक्चर्स में आपके अपलोड करना जल्दी शुरू कर दूंगा।